गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज से, जिसमें यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का सेकेंड एक्सरसाइज में क्या क्या है। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। फिर क्या होगा, एक होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नेक्स्ट होगा क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और नेक्स्ट इसके बाद आएगा वेज थ्योरम, वेज थ्योरम। ये चार हम लोग को प्रोबेबिलिटी में और देखने हैं। तो एडिशन थ्योरम पहले हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का जो हम लोग निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसका फॉर्मेट क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट देखते हैं एडिशन थ्योरम। इसमें क्या होता था कि दो इवेंट या दो घटने की प्रोबेबिलिटी अगर एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे, दोनों घटना की घटने की संभावना को एडिशन थ्योरम में रखते थे। जैसे यहाँ कह सकते हैं कि इफ़ टू events there, if two events are mutually exclusive, two events are mutually exclusive, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिलाने के बाद उसका प्रोबेबिलिटी का समेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी क्या बताए थे कि जैसे मान लीजिए ये आउटकम्स का सेट है, अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो दोनों को मिलाने के बाद दोनों का यूनियन हमेशा किसके बराबर होगा, सैंपल स्पेस के बराबर होता था। इफ़ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मीन्स देयर यूनियन इज ऑलवेज सैंपल स्पेस। उसका यूनियन हमेशा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। देन देयर प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन एडिशन थ्योरम। तो उसके प्रोबेबिलिटी का यूज़ किस में होगा, एडिशन थ्योरम में होगा। देन लिखते देन देयर प्रोबेबिलिटी is used in addition theorem। दैट इज, ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसी को बोल सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
और इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यानी दैट इज़, अगर मान लीजिए कि हम लोग का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 2 से ज़्यादा है, यहाँ लिखते हैं कि इफ़ P1 P2 डॉट डॉट Pn all are probability of n mutually exclusive event all are probability of n mutually exclusive event, then probability P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, Pn तक। P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट P3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, Pn तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि अ बैग कंटेन 8 वाइट बॉल, 4 ब्लैक एंड 6 येलो एंड 6 रेड बॉल। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं इस पर तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है कि एक बैग है जिसमें 8 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 6 येलो बॉल है एंड 6 रेड बॉल है। एक बैग है जिसमें 8 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, 6 येलो बॉल है एंड 6 रेड बॉल है। यह बैग कंटेन 8 वाइट बॉल, 4 ब्लैक बॉल, 6 येलो बॉल एंड 6 रेड बॉल। इतने सारे बॉल्स एक बैग में हैं। कर रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट और रेड बॉल एट रैंडम इन ए सिंगल ड्रॉन ऑफ 1। कह रहा है कि सिंगल ड्रॉन में एक वाइट और एक ब्लैक बॉल, या तो एक वाइट या तो एक रेड बॉल के आने की क्या चांसेस है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या वाइट और रेड बॉल drawn in single drawn ठीक है। एक वाइट और एक रेड बॉल निकालना है सिंगल ड्रॉन में, यानी कि जो बॉल हम लोग बैग से निकालेंगे वो या तो वाइट होना चाहिए या तो रेड होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी। टोटल बॉल की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 + 4 + 6 + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 10 और 14, 8 4 12 24। टोटल बॉल की संख्या 24 हो जाएगी। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ वाइट बॉल की संख्या है 8 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल की संख्या है 6। वाइट बॉल की संख्या 8 और रेड बॉल की संख्या 6। अब यहाँ पे लिखते हैं कि इफ ड्रॉन बॉल इज वाइट, मान लेते कि जो बॉल हम लोग निकालें वो क्या है, वाइट है, देन देयर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
8/24। अगर निकाला गया बॉल क्या होगा, वाइट होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 8/24। अच्छा, इफ़ ए ड्रॉन बॉल इज रेड, इफ ड्रॉन बॉल इज रेड, मान लीजिए निकाला हुआ बॉल क्या है, रेड है, देन देयर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/24। तो हम लोग को क्या करना है कि जो बॉल निकाल रहे हैं या तो वो क्या होगा, या तो वो रेड होगा या तो वो वाइट होगा। जो बॉल हम लोग निकाल रहे हैं वो या तो रेड होगा या तो वाइट होगा। तो दोनों में से कोई भी बॉल आ सकता है, रेड बॉल भी आ सकता है या तो वाइट बॉल भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड और वाइट बॉल, नाउ प्रोबेबिलिटी of drawing red ball और white ball, that means probability of A और B, या तो रेड बॉल आएगा या तो वाइट बॉल आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये मतलब हम लोग मान लेते हैं वाइट बॉल था, तो वाइट बॉल कितना निकला प्रोबेबिलिटी उसका, 8/24। और बी मतलब रेड बॉल था, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना आया, 6/24। ऐड करेंगे तो 14/24 एंड दिस इज इक्वल टू 7/12। तो जो बॉल हम लोग निकाल रहे हैं वो या तो वाइट होगा या तो रेड होगा। इसकी क्या चांसेस है, 7/12। सेम इसी फॉर्मेट पे एग्जांपल नंबर अगला बन जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में, कह रहे बैग कंटेंट्स 3 रेड 3 5 ब्लैक एंड 5 येलो बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग या रेड और या येलो इन ए सिंगल ड्रॉ। जो बॉल निकाला जा रहा है वो या तो रेड होगा या तो येलो होगा, उसकी क्या चांसेस है, उसकी क्या चांसेस है। सेम इसी फॉर्मेट पे आपका एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, जिसमें बॉल की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन सिंगल ड्रॉन में ही क्या करना है, या तो रेड बॉल निकालना है या तो येलो बॉल निकालना है, बन जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, करे फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक 52 कार्ड का पैक है जिसमें एक कार्ड निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ डायमंड। कह रहा है क्या कि जो एक कार्ड निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लब का क्वीन होना चाहिए या तो फिर डायमंड का किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पैक में टोटल कार्ड्स की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, इज इक्वल टू 52। अच्छा, नंबर ऑफ डायमंड ऑफ नंबर ऑफ किंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड के कितने किंग होते हैं, एक, क्योंकि आपको बताया था डायमंड हार्ट डायमंड स्पेड क्लब 4 तरह का स्वीट पाए जाते हैं 52 कार्ड्स में। प्रत्येक स्वीट के 13 कार्ड्स होते थे, जिसमें से एक का होता है, एक के का होता है, एक जे का होता है, एक क्यू का होता है, बाकी सब डिजिट्स के भी 1 1 होते हैं।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि डायमंड ऑफ किंग या किंग ऑफ डायमंड कितना होगा 1 एंड नंबर ऑफ क्वीन ऑफ क्लब, तो क्लब के भी क्वीन कितने होंगे 1। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो आप एक कार्ड निकाल रहे हैं वो या तो क्या होना चाहिए किंग ऑफ डायमंड होना चाहिए या तो क्वीन ऑफ क्लब होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लेट ए बी द इवेंट गेटिंग किंग ऑफ डायमंड, गेटिंग किंग ऑफ डायमंड इन 1 ड्रॉ। पहले ड्रॉन में या तो क्या आ जाएगा किंग ऑफ डायमंड आ जाएगा एंड बी सच दैट गेटिंग क्वीन ऑफ क्लब इन 1 ड्रॉन। पहले ड्रॉन में क्या आ जाएगा क्वीन का क्लब आ जाएगा। तो जब जब हम लोग फर्स्ट ड्रॉन करेंगे उस समय अगर किंग ऑफ डायमंड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा कितना 1/52, क्योंकि किंग ऑफ डायमंड तो सिंगल कार्ड है और टोटल कार्ड की संख्या 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/52 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए भी कितना होगा 1/52। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब जो कार्ड हम लोग एक कार्ड जो हम लोग निकाल रहे हैं वो या तो क्या होगा किंग ऑफ डायमंड होगा या फिर क्या होगा क्वीन ऑफ क्लब होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, किंग ऑफ डायमंड या क्वीन ऑफ क्लब। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा और इसका फार्मूला क्या जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी and this is equal to 1/52 plus 1/52 and this is equal to 2/52 and result 1/26। तो जो कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं वो या तो किंग ऑफ डायमंड होगा या तो क्वीन ऑफ क्लब होगा, उसकी चांसेस कितनी हैं 1/26 है। सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन 11 इसी का सेम एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी फॉर्मेट पे बन जाएगा। इसी में एक और फार्मूला हम लोग देखते हैं सेट रिलेटेड एडिशन थ्योरम का फार्मूला, सेट रिलेटेड। ये जितने भी अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर रहे थे वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात कर रहे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसके 2 इवेंट को मिलाने से सैंपल स्पेस बन जाता था और दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता था। बताए थे कि अगर ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है फाई, देन ए एंड बी बोथ बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसी पे बात कर रहे थे। इसी से रिलेटेड एक सेट थ्योरम बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू क्या लिखाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला लिखाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला कब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये फार्मूला कब यूज होगा जब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 नहीं होगा। नहीं होने का मतलब हुआ कि दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन जीरो। अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 नहीं है मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं होगा तो एडिशन थ्योरम का रिजल्ट क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसी में अगर लिखते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये टर्म को उधर ले जाएंगे, इंटरसेक्शन को इधर ले आएंगे, तो ये हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि कॉमन पार्ट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग ए एडिशन थ्योरम से ये फार्मूला लगा सकते हैं। और दूसरा एक बताया थे इंडिपेंडेंट फॉर्म में, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता था, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला उस केस में बनता था। कब, जब हम लोग किस में बात करते थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में बात करते थे तब। जैसे क्या लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उस केस में क्या बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कब, जब दोनों इवेंट क्या होते थे, इंडिपेंडेंट इवेंट होता था। तो एक एडिशन थ्योरम से यहाँ पे फार्मूला निकल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का, एक जो हम लोग पहले इंडिपेंडेंट इवेंट देखे हुए थे वहाँ से एक फार्मूला निकल रहा था ए इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट, इसके अगला एक्सरसाइज के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसके बाद ये 7b के बाद में है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं आज और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका 7b देखेंगे। तो एग्जांपल कह रहा है क्या, इन ए सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस, कह रहा है कि एक डाइस को कितने बार टॉस किया गया, 2 बार टॉस किया गया, एक डाइस को 2 बार टॉस किया गया, और सॉरी दो डाइस को एक बार टॉस किया गया। इन ए सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक बार टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सिंगल थ्रोन ऑफ 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस को एक बार थ्रोन किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of getting a total of of 8? टोटल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम लोग एक बार जानते हैं, जब हम लोग एक डाइस को 2 बार टॉस करें या फिर 2 डाइस को एक बार टॉस करें तो उसका आउटकम्स क्या होता था। यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन वंस, अगर 2 डाइस को एक बार थ्रोन किया गया तो उसका आउटकम्स क्या होता था, 1 1 2 2 3 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से चलता था। और लास्ट में आता था 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी कि टोटल आउटकम की संख्या कितनी हो जाती थी, NS बराबर हो जाता था 36, NS बराबर होता था 36। अगर मान लेते हैं E बी द इवेंट
E be the event getting sum of both is it। दोनों का सम कितना होगा? 8 होगा। तो इस केस में ई में कौन कौन सा आउटकम्स आ जाएगा? ई में आ जाएगा हम लोग का, एक आएगा 2 6, एक आएगा 2 6, दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आ सकता है 3 5, नेक्स्ट क्या आएगा? 4 4, नेक्स्ट आएगा 5 3, नेक्स्ट आएगा 6 2, 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे इवेंट में। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? एन ई का वैल्यू हो गया, एन ई का वैल्यू हो गया 5 और एन एस का वैल्यू कितना है? 26। तो इसके अनुसार से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 5/36। सेम इसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ इज नाइदर 7 नॉर 11, इसी में एक क्वेश्चन और डाल देते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी a single thrown of 2 dice, find the probability the sum probability that the sum is neither 7 और नॉर 11, ना ही उसका सम 7 होगा और ना ही उसका सम 11 होगा। ठीक है, ना ही उसका सम 7 होगा और ना ही उसका सम 11 होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा जाए ई बी द इवेंट गेटिंग सम इज 9, सॉरी गेटिंग सम इज 7। तो ई में कौन कौन सा आउटकम आ जाएगा? ई में आउटकम्स आएगा कितना? फर्स्ट आएगा 1 6, नेक्स्ट आएगा 2 5, नेक्स्ट आएगा 3 4, नेक्स्ट आएगा 4 3 5 2 एंड लास्ट होगा 6 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 2 4 6, 6/36 यानी 1/6 हो गया। लेकिन ये 7 आने का प्रोबेबिलिटी है, तो 7 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यानी 1 - 1/6। तो ये कितना बन गया? 5/6। ये हो गया 7 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसी में अगर बोले एफ बी द इवेंट गेटिंग सम इज 11, एफ बी द इवेंट गेटिंग सम इज 11, तो इसमें एफ में कौन कौन सा आउटकम्स आएगा? एफ में आएगा 5 6 एंड 6 5, 2 आउटकम्स आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा? मतलब 11, सम 11 हो, इसकी चांसेस कितने हैं? 2/36 यानी कि 1/18। अतः 11 नहीं आने के चांसेस क्या होंगे? एफ कॉम्प्लीमेंट 1 - 1/18 यानी कितना? 18 में 1 चला गया तो 17/18। अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ना ही दोनों का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए और ना ही दोनों का सम 11 होना चाहिए। यानी कि क्या होना है? वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी not getting sum is 7 और 11। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना?
5/6 प्लस 17/18, 5/6 प्लस 17/18, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट हम लोग का आ जाएगा 7/9। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।